नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज बात करेंगे कारखाना बिल 2016 की, जिसमें दो महत्वपूर्ण बदलाव की चर्चा जोरों पर है। पहला, ओवरटाइम के समय को 50 से 100 घंटे करने का प्रावधान, और दूसरा, मजदूरों से संबंधित नियमों में केंद्र को अधिकार देने का प्रस्ताव। सरकार ने कुछ और बदलाव भी प्रस्तावित किए हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा इन्हीं दो बदलावों को लेकर है। सरकार का दावा है कि विकास के मद्देनजर ये बदलाव जरूरी है और इससे नियम कानून को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच समरूपता आएगी, जबकि विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे मजदूरों का शोषण बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी सीमित होंगे। विपक्ष ये सवाल भी उठा रहा है कि कारखाना बिल 2014 के रहते इस नए बिल की क्या आवश्यकता थी। हालांकि अगस्त 2016 में ये बिल लोकसभा से पारित हो चुका है और राज्यसभा में इस बिल पर सरकार का जवाब बाकी है। तो आज सरोकार में बात करेंगे कि क्या वाकई कारखाना बिल 2016 से मजदूरों के शोषण का रास्ता खुल जाएगा और लंबे संघर्षों के बाद मिले मजदूरों के अधिकार पर विपरीत असर पड़ेंगे। और आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यनारायण जटिया। आप 8 बार के सांसद रह चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं और इस समय राज्यसभा में हैं। इसके अलावा आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ हैं अशोक सिंह, आप इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं AK पद्मनाभन, आप भारतीय ट्रेड यूनियंस केंद्र यानी C2 के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं प्रोफेसर अलख N शर्मा, आप मानव विकास संस्थान यानी IHD के निदेशक हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं हरभजन सिंह, आप होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स में डायरेक्टर जनरल एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर तमाम युवाओं छात्रों का भी स्वागत करना चाहेंगे, जो इस चर्चा में हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में जो भविष्य की चुनौतियां हैं, जो रोजगार और बेरोजगारी की चुनौतियां हैं, उसको लेकर अपने विचार साफ करेंगे। आप मेहमानों के साथ आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। काम के घंटों के बारे में, ओवरटाइम को बढ़ाने के बारे में एक प्रावधान। फैक्ट्री संशोधन बिल 2016 पर सरकार आम सहमति नहीं बना सकी। राज्यसभा में विपक्ष ने इसकी तीखी आलोचना की। This ocean of illegality is being sought to be utilized, sought to be legalized by your legislative initiative taken this. आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगारी का एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में, और लेबर ब्यूरो रिपोर्ट जो है उनके जो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 2015 और 2016 में सिर्फ 1,03,000 लोगों को रोजगारी दी गई। This is a clear admission by the government. A, the economy is in bad shape. B, the government has completely failed to create jobs. उनको मर्यादाएं मिली हुई थी, जो प्रोटेक्शन मिले हुए थे उनसे कॉम्प्रोमाइज करे, वरना काम नहीं मिले। बड़ी मजेदार बात है, ओवर टाइम बढ़ाया गया। आप आदमी से कितना काम लेंगे? आदमी है, मशीन नहीं है। ये बिल फैक्ट्री अधिनियम 1948 में संशोधन के लिए लाया गया है। खासकर इसमें ओवरटाइम के घंटों से संबंधित प्रावधानों को बदलने का प्रस्ताव है। बिल में ओवरटाइम की सीमा 1 तिमाही में 50 से बढ़ाकर 100 घंटे करने का प्रस्ताव किया गया है। ये प्रावधान भी है कि केंद्र या राज्य सरकारें इस सीमा को 115 घंटों तक बढ़ा सकती हैं। ओवरटाइम की समय सीमा को 125 घंटों तक भी किया जा सकता है, बशर्ते कंपनी पर काम का अत्यधिक बोझ हो या सार्वजनिक हित में ऐसा करना जरूरी हो। विधेयक में ओवरटाइम सहित कई मामलों में नियम तय करने का अधिकार राज्यों के साथ साथ केंद्र को भी देने का प्रावधान शामिल किया गया है। मोदी जी की सरकार ने श्रम कानूनों के बारे में ऐसा, हमारे बाकी के मित्र कहते हैं कि कुछ किया नहीं है, ये कहना मुनासिब नहीं होगा। सरकार ने समय समय पर और इसमें सुधार करने का काम किया। मगर सवाल उठा है कि सरकार ने ये बिल लाने में इतना उत्साह क्यों दिखाया? उसे अपने ही 2014 के विधेयक को पास कराने का सब्र क्यों नहीं रहा, जिसमें मजदूरों के हित में भी कई तरह के प्रावधान हैं। विपक्ष का आरोप है कि उस बिल के जीवित रहते उसी विषय में नया विधेयक लाना संसदीय परंपरा के खिलाफ है।
विरोधियों ने पूछा है कि ओवरटाइम को बढ़ावा देकर क्या सरकार मजदूरों को अपनी सेहत और पारिवारिक खुशहाली को दांव पर लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मालिक अपने फायदे में कम श्रमिकों से काम चलाना चाहते हैं, इसमें सरकार सहभागी क्यों बन रही है? जब देश में रोजगार पैदा होने की सूरत खराब है, ऐसी कानूनी व्यवस्था क्यों की जा रही है जिससे कंपनियां कम से कम मजदूर रखकर अपना काम चला लेंगी? मजदूर आंदोलन के लंबे संघर्ष के बाद काम 8 घंटे सीमित रखने का प्रावधान हुआ। अब पश्चिमी देशों में मांग कार्य घंटों को और कम करने की है, तो फिर भारत में ये दिशा उल्टी क्यों है? बिल का मकसद कारोबार में तेजी लाना बताया गया है। कहा गया है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में प्रगति होगी, लेकिन क्या ऐसा मजदूर हितों की कीमत पर होना चाहिए? जेटिया जी, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। आप राज्यसभा में अच्छा आपने स्पीच दी, मजदूरों के पक्ष में भी दिया और सरकार के भी पक्ष में, दोनों ही था, लेकिन सरकार इतना उत्साह क्यों दिखा रही है इस बिल को पास कराने को लेकर, जबकि 2014 का बिल अभी पेंडिंग है? इस समसामयिक परिस्थितियों के कारण से ये ऐसा हो रहा है। और निश्चित रूप से जब ये सारे बिल पास करने के लिए संसद में अनुकूलता जिस तरह से सरकार चाहती है, वो राज्यसभा में नहीं होने के कारण से भी समय समय पर ये संशोधन करके सरकार अपना मत व्यक्त करती है, चाहती है कि इन सारे कामों में इस प्रकार का किया जाए जिससे कि हमारे उत्पादन को जिस प्रकार का करना चाहते हैं उस तरह से, और मजदूरों के हितों को सुरक्षित रख करके भी इन सारे कामों को करने के लिए उपाय किए जा सके। ये लेकिन जब 2014 के बिल पर स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आ चुकी है, व्यापक उस पर बहस हो चुकी है, तो अच्छा नहीं होता कि 2014 के बिल को पास कराने की कोशिश होती? नया बिल क्यों लाया गया? क्या ये संसदीय परंपरा के अनुकूल है? क्या इससे आप लोगों के ऊपर ये सवाल उठाना लाजिमी नहीं हो जाता है कि ये संसदीय परंपरा के खिलाफ काम हो रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र है हमारा, लोकसभा है, राज्यसभा है। बिलों को पास करने के लिए, पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही हम प्रस्ताव ला करके उस बिलों को शुरुआत कर सकते हैं। लोकसभा में इसकी शुरुआत हो गई और राज्यसभा में इसको पारित नहीं किया जा सका। इसका मतलब है कि परिस्थितियां इस प्रकार की है कि बदलाव चाहिए, और बदलाव चाहिए इसका अर्थ है कि ये ज़रूरत है समय की, किंतु ये नहीं हो पा रहा है। और नहीं हो पा रहा है तो सरकार अपना इंटेंशन इस प्रकार से व्यक्त कर रही है कि इसमें इस प्रकार का बदलाव करना जरूरी है। इसमें दो बातें हैं जो कि बहुत बड़ी नहीं है। एक ये है कि जो राज्य सरकार का दायरा है उसमें हमने केंद्र सरकार को भी सम्मिलित करने का काम किया है। जहाँ जहाँ राज्य सरकारें हैं वहाँ केंद्र सरकारें आएगी। और ये जो हमारी धारा 63 है उसमें ये कहा गया है, 64 में भी जहाँ जहाँ राज्य सरकारों के बारे में उल्लेख हुआ है वो 64 में भी उसी प्रकार की बात है। और 65 में जो बातें कही गई है उसमें भी जहाँ जहाँ राज्य सरकारों के स्थान पर है वो केंद्र सरकार। आपने अपने भाषण की शुरुआत इसी बिंदु से की थी, इसलिए मैं फिर से ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये जो सरकार कर रही है वो क्या संघीय भावना के अनुरूप है? इसके पीछे क्या तर्क है? क्यों केंद्र को और ज्यादा अधिकार देने की बात कही जा रही है? केंद्र को अधिकार देने की समान रूप से अधिकार है, केंद्र भी इसमें भागीदारी करेगा। और नियम ये जो सारे, क्योंकि लेबर इशू कंकरेंट इशू है, वो राज्यों के अधीन आता है, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। हाँ, और यह भी है कि जहाँ जहाँ राज्य सरकारें कर सकती है वहाँ राज्य सरकारें करें, और जहाँ जरूरत है वहाँ केंद्र सरकार भी करे। परंतु ये सारा नियमों में परिवर्तन करने के बाद विधानमंडलों में भी जहाँ ये नियम में संशोधन किया गया है उसको, और जहाँ केंद्र में यदि उसके अंतर्गत किया गया है तो संसद में इन सारी बातों को ला करके पारित कराना होता है नियमों को। इसलिए ये शुरुआत करने के लिए इसको ऐसा किया गया। आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सरकार की तरफ से ये प्रावधान किया गया है। अशोक सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब सरकार ने जीएसटी पास ही करा लिया है और समान टैक्स लागू करने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, आने वाले दिनों में हो सकता है लागू ही हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये सवाल उठाना कि फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को धक्का लगेगा, ये कितना जायज़ है? देखिए, जीएसटी एक अलग चीज़ है, श्रम कानून अलग है। श्रम कानून किससे संबंधित है? श्रम कानून उनसे संबंधित है जो इसके पार्ट है। इसके पार्ट कौन है? जो काम करने वाला है, दूसरा उद्योग है, एक उद्योग इंडस्ट्री, और दूसरा वर्कर्स, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो इनसे सलाह करनी चाहिए। हम चाहते हैं बदलाव हो, बदलाव होने चाहिए, बदलाव से कौन कहता नहीं होना चाहिए, लेकिन बदलाव किसके हित में होना चाहिए? उद्योग के हित में हो, वर्कर्स के हित में हो, और राष्ट्र के हित में हो। लेकिन जिनके लिए कानून बदला जा रहा है उनसे बात ही नहीं की जा रही है, उनसे सलाह नहीं की जा रही है, केवल एक पक्षी किया जा रहा है। वर्कर्स हू आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, इन द फैक्ट्री, जो काम कर रहा है बेचारा, उससे आप उसका फीलिंग नहीं पूछ रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, इसमें कानून
मैं परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए, आप इससे ऊब चुके हैं कि नहीं ऊब चुके हैं, कोई परेशानी है क्या, उससे नहीं पूछ रहे हैं, अपने आप करते चले जा रहे हैं। लेकिन मेन विरोध आप लोग का ये है कि अगर कोई बदलाव करना है तो श्रमिकों को या श्रमिक संगठनों को भरोसे में लेकर उनसे बातचीत करके करना चाहिए। बदलाव के आप लोग खिलाफ नहीं है, बदलाव के आप लोग खिलाफ नहीं। बदलाव देखिए, बदलाव तो होने चाहिए समय पे। नहीं, जो चीज ठीक हो उसको रखिए, जो चीज समय के अनुकूल नहीं उनको मत रखिए। अशोक सिंह जी, ये जो 2 प्रमुख बदलाव हैं इस फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल 2016 में, जिसमें ओवर टाइम के घंटे बढ़ाने को लेकर बात कही गई है और जिसमें केंद्र सरकार को कुछ और नियम बनाने के लिए कुछ और अधिकार देने की बात कही गई है, इसके पक्ष में है आप लोग? नहीं, एतराज इस बात का है कि आप लोग से संपर्क नहीं किया गया। अभी आपने कहा, इसलिए अब इस पे बोलना चाहूंगा कि जहां तक ओवर टाइम बढ़ाने की बात है 50 से 100, चलिए प्रिंसिपली ठीक है, लेकिन ओवर टाइम 50 से 100 तो आदमी जिंदगी वर्कर्स जिएगा कैसे? जिंदगी दिन भर काम ही करता रहेगा ओवर टाइम, तो अपने घर के बच्चों को, अपने घर की हालत को कैसे देखेगा? हम क्यों नहीं ऐसे लाते हैं कि 8 घंटे में इतना काम कर ले, इतने पैसा उसको मिल जाए, 8 घंटे में इतना उत्पादन हो जाए। Why we can't make him efficient? लेकिन अशोक सिंह जी, आप लोग को रियलिटी पता है, वास्तविकता पता है, व्यवहार में क्या हो रहा है ये पता है आप लोग को? यस, पता है। व्यवहार में तो आज भी वर्कर 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं, ये पूछ लीजिएगा। ये आप होंडा मोटरसाइकिल में काम करते हैं। देखिए हमारे देश में, सुन लीजिए एक मैडम, ऐसा है चूंकि आप बहुत समझदार हैं इसलिए आपसे अपनी बात रखना चाहता हूँ कि इससे आगे बढ़े। दूसरे देशों में चले जाइए, इसकी प्रधानमंत्री जी हमारी घोषणा करते हैं, जापान की, जर्मनी की, कहाँ की। जापान में जानते हैं वर्कर्स क्या करता है? जब वो नाराज होता है अपने मालिकों से तो ज्यादा काम कर देता है, जिससे उत्पादन बढ़े, उसकी बिक्री ना हो। और जो कि क्योंकि उसका सम्मान भी, कैपिटल उद्योगपति उसका सम्मान करते हैं। यहाँ पे देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर द वर्कर्स ह्यूमन कैपिटल। जो काम करता है, आप पैसा लगा दीजिए, मकान बन सकता है क्या? आप पैसा लगा दीजिए, क्या हीरो होंडा बन सकता है क्या? अगर वर्कर्स नहीं है, बनाने वाला नहीं है मजदूर, तो खाली पैसा लगाने से काम नहीं बनता है जब तक कि हाथ काम करने वाले उसमें न लगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबके माध्यम से, कि जब भी कोई बदलाव हो, जब भी आपकी कुछ सोचें तो दोनों के हित में सोचें, दोनों को बुला के बातचीत करें और एक बीच का रास्ता निकालें। जो कहा जा रहा है कि 50 से 100 ऐसा नहीं है। ये जो एक्ट आया है ये कहता है 75 से 115 और जरूरत पड़ने पर 125 तक घंटे करने हम तो मिनिमम मान के चल रहे हैं, हम तो अधिकतम की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये जो घंटे इस एक्ट में जो राष्ट्रीय हित में वो 125 करें, 175 नहीं, ये जो एक्ट की बात हम कर रहे हैं, इस कारखाना अधिनियम में जो पार्लियामेंट में आया हुआ है, उसमें 75 से बढ़ाकर 115 करना है। वो राष्ट्रहित के संबंध में है, राष्ट्रहित के संदर्भ में। और वो जो फैक्ट्री का चीफ इंस्पेक्टर है, उसके अनुमोदन के साथ 125 पहुंचे आप। सुनिए तो सही, राष्ट्रहित में है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अरे ये जो एक्ट बोलता है उसमें ये कहा गया है कि जनहित में, अब जनहित जो है वो, सुनिए तो, जनहित में ऐसा करने के लिए, परंतु इसका अनुमोदन वहाँ की विधानसभा, इसका अनुमोदन यदि केंद्र सरकार ने पारित किया है तो संसद करेगी, यह उसमें कहा गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई कर देगा और उसको मान लिया जाएगा जब तक अनुमोदन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इशू नहीं है कि वो 125 घंटे हो, 100 घंटे हो। इशू ये है कि ओवर टाइम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं और तमाम संगठनों को, श्रमिक संगठनों को ये लग रहा है कि ओवर टाइम के घंटे बढ़ाए जाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। हर साल 16 मिलियन लोगों को रोजगार देने की जरूरत है। आपके ही आंकड़े मैंने पढ़े हैं, उसी से मैं बता रही हूँ। तो क्या वाकई आप लोग को लगता है कि अगर ये ओवर टाइम के घंटे बढ़ा दिए, 100 घंटे किए जाए, चाहे 125 घंटे किए जाए, बेरोजगारी पर इससे क्या असर पड़ने वाला है? बेरोजगारी का असर पड़ते रहते हैं। अभी सिचुएशन ये है मैडम, ये ओवर टाइम का मामला, ये फैक्ट्री एक्ट का पूरा सिस्टम में ओवर टाइम एक ही आइटम है। वो रोजगारी बढ़ने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यही रास्ता है, ये मुझे समझ नहीं है। और क्यों 2014 से शुरू हुए ये पूरा रिफॉर्म्स का कैंपेन? फैक्ट्री एक्ट में ये 2 ही आइटम है, बाकी सब है सेफ्टी के बारे में, बाकी सब असल में सेफ्टी के बारे में या अच्छे जीवन स्तर के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। ये पूरा छोड़ दिया। हाँ। ये पूरा नहीं छोड़ा, लेकिन वो बता रहे हैं, हमारे पुराना मंत्री जी है, वो लेबर डिपार्टमेंट, श्रम मंत्री थे, श्रम शक्ति भवन से काम करते थे जी। उस समय भी, अभी भी, आने वाले दिनों में भी श्रम कानूनों का कोई बदलाव होना ही चाहिए जी। लेकिन बदलाव होने में, श्रम कानूनों में बदलाव होने में, वो किसके लिए है? ये श्रमिकों के लिए है या मालिक लोगों का? ये इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है, मुझे वो समझते हैं। इंडस्ट्री हैज टू डेवलप,
देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये है, ये अभी ये पूरा काम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर पूरा बदलाव क्या क्या सरकार चाहते हैं 2014 से, ये पूरा फोकस श्रमिकों के खिलाफ है। नहीं, ये जो सारी बात आप कर रहे हैं इसमें अभी कोई बदलाव हुआ नहीं। बदलाव करने के लिए तो पारित करना होगा उसको, और उसमें जो कानून में जो कहा गया है कि यदि समय बढ़ाया जाएगा घंटों के, तो उसको विधान परिषद में ला करके विधानमंडल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में लाना होगा, पार्लियामेंट में लाना होगा, उन नियमों को, ये नियम होंगे, कानून नहीं होगा। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, वर्ल्ड रैंकिंग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 130वें पायदान पर है 189 देशों की श्रेणी में। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उसमें और सुधार होने की गुंजाइश है? और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द चेंजेस इन द लेबर लॉ अलोन। यस, कॉर्पोरेट डायरेक्टर इज हियर, व्हाट इज हिज प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम फेसिंग, क्या क्या हो रहा है, उनको पैसा कहाँ से मिलता है, वो लोन मिलता है या मार्केट कहाँ है? होंडा से है, ऑटोमोबाइल रिपोर्ट पूरा आए है 2 दिनों से, क्या क्या हो रहा है, ये कौन खरीदने वाला कौन? दिस इज रिलेटेड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आवर अंडरस्टैंडिंग, एंड द गवर्नमेंट finds only one way of attacking the workers' rights and finishing them off, and that is the only way of ease of doing business. लेकिन सरकार क्यों अपने लोकप्रियता को खतरे में डालेगी? क्यों डालेगी? No. When it comes to the issue of workers and capital, the government is on the side of the capital. ये मालिकों के साथ ही है, कोई डाउट नहीं। एक चीज मैं बताऊं आपको, इसका प्रमाण जो हमारे साथी कह रहे हैं, जब भी हमारे साथी के बड़े बड़े मित्र, जेटिया साहब के मित्र बड़े बड़े जब बाहर जाते हैं विदेशों में, आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, पूंजी लगाइए, लेबर बहुत सस्ता है, माने ह्यूमन कैपिटल को आप एकदम नॉट गिविंग एनी रिस्पेक्ट, सस्ता है इसलिए आइए, कैपिटल इन्वेस्ट करिए इसलिए सस्ता है। इसको कहना नॉट कमिंग हियर फॉर द चैरिटी। गलत होगा। 1 मिनट सर, वो यहाँ पे आ रहे हैं इन्वेस्ट करने, कोई चैरिटी के लिए नहीं आ रहे हैं, कोई मस्जिद बनाने नहीं आ रहे हैं, कोई सहारा करने, कोई मदद करने नहीं आ रहे हैं, वो मुनाफा कमाने के लिए आ रहे हैं। हाँ। और मुनाफा कमाएंगे कब, क्या शर्त, क्या आकर्षण है? लेबर सस्ता है। एक तो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की चिंता है हरभजन साहब, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री का वर्जन भी मैं जानना चाहती हूँ। आप मिनिस्टर रह चुके हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को मैंने सुना, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर बार बार ये आरोप लगते हैं लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि असल में इंडस्ट्री के हित में सरकार ये सारे कदम उठा रही है। अगर ये सब कुछ कर भी देती है तो इंडस्ट्री का कुछ ज़्यादा भला होने वाला नहीं है, क्योंकि खरीदार ही नहीं है। आप क्या कहें? मैं एक सेकेंड लूँ आपका, क्लियर हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि श्रम कानून अगर इंडस्ट्री और वर्कर्स के लिए बन रहा है तो सरकार बीच में कहाँ आती है? उद्योग और हमको मिलके बनाने दीजिए कानून। नहीं, पर लागू तो करना इंडस्ट्री के नहीं, हमको बनाने दीजिए, हम सबमिट कर देते हैं सरकार को। रेगुलेट कौन करेगा? गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे, रेगुलेट कर देंगे। हरभजन साहब, आप अभी कुछ दिया है क्या? आपने बना के नहीं दिया? मान्यवर, you know, since a very long time, industry is awaiting labor reforms. There has been change from conventional era to globalized era way back almost, I would say now 36 years, 36 years. Now what is happening is कि जब भी लेबर लॉज के अमेंडमेंट्स की बात आती है तो देखिए, the changes at times are changes of inconvenience. ऐसा नहीं है कि हर परिवर्तन जो है वो सुविधा ही प्रदान करने वाला होगा। जब आमदनी बढ़ती है तो वो एक ऐसा परिवर्तन होता है जो कि आदमी को आगे ले जाती है और उसको वो सहर्ष स्वीकार करता है। लेकिन जब इस तरह के परिवर्तन होते हैं जहाँ की आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करनी पड़ती है, आपको अपने जो तौर तरीके हैं कन्वेंशनल रूप से काम करने के, उनको बदलने की बात करनी पड़ती है, तो वैसी स्थिति में उसका रेसिस्टेंस जो है वो चालू हो जाता है। उसके लिए रुकावट, चाहे वो शॉप फ्लोर पे काम करने वाला वर्कर हो या उनके नुमाइंदे हों या ट्रेड यूनियन सेंटर्स हों। देखिए, तो ILO का ये फरमान है कि लेबर इज़ नॉट ए कमोडिटी। वो कोई वस्तु तो नहीं है, वो तो एक भावनात्मक प्राणी है जिसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना ही चाहिए। कोई इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट दे रही है वो इस मकसद से एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही कि हमें इनका कोई शोषण करना है या इनके लिए इतनी कठिनाइयाँ पैदा करनी है कि ये काम ही ना कर सकें।
और ये जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं ये तो एक बहुत ही छोटी सी बात है जिसके ऊपर। लेकिन आप कह रहे हैं ये छोटी बात है, हम भी मानते हैं कि बहुत सारी और चीजें हैं लेबर से संबंधित बातचीत करने के लिए, लेकिन एक शुरुआत हुई है, उसमें आगे आप बहुत सारी बड़ी बातें भी उठाइए, हमें कोई एतराज नहीं है, बड़ी बातें भी आए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चाहता है कि जो इंसानियत का मुद्दा है, चाहे वो सुरक्षा का हो या सुविधा देने का हो, उससे कॉम्प्रोमाइज हो। पर बार बार जब मुनाफे का एंगल आता है तो कॉम्प्रोमाइज होता है। ये प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जब भी इंडस्ट्रियलिस्ट जहां पर अगर 50 लेबर रखने की जरूरत है वहां 10 लेबर से काम चलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका शोषण होता है, उत्पीड़न होता है उस तरह से। बाजार में टिके रहने के लिए आपका जो उत्पाद है उसकी कॉस्ट एंड क्वालिटी कॉम्पिटिटिवनेस होनी बहुत जरूरी है। अगर जो चीज आप बना रहे हैं अगर वो उसका मूल्य और उसकी गुणवत्ता वो कॉम्पिटिटिव नहीं है तो वो उत्पाद बाजार में नहीं टिक सकता। आप किसी चीज को अगर मार्केट कंपटीशन चल रही है कि इस चीज की कीमत जो है ये 20,000 रुपये होनी चाहिए और ये हमारी पॉकेट परमिट करती है, आप उसमें 40,000 लगा दीजिए, खरीदार नहीं रहेगा। फाइनली क्या होगा? लेकिन इस तरह के जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, जो नए नए बदलाव किए जा रहे हैं, इससे क्या कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा। देखिए इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक कि ये हमें उद्योग को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। चाहे वो कई बार ऐसी ब्रेकडाउन की स्थिति आ जाती है कि भाई वो उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है वर्कर की और हमें उसको 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम कराने की आवश्यकता हो सकती है। कई बार ये मार्केट फ्लेक्सिबिलिटीज भी प्रदान करता है। वो तो अभी भी है, 50 घंटे का ओवर टाइम का पीरियड तो है, उसमें आप एक्स्ट्रा काम करा सकते हैं। नहीं, वो बहुत कम है। कम है, वो बहुत कम है। देखिए मैं आपको तो बताता हूँ आप लोगों के हिसाब से कितना होना चाहिए? नहीं, अभी तो जो ये संशोधन किया गया है ये संशोधन एक पहला कदम है। देखिए आप ये देखने की कोशिश कीजिए, ग्राउंड रियलिटीज पे जाइए। कई जगह ऐसा है कि जो न्यूनतम वेतन उद्योग के लोग कर्मचारियों को देते हैं, अगर वो केवल उनसे 8 घंटे की शिफ्ट कराते हैं तो उनकी आमदनी जो है वो कम होती है और खुद वर्कर ही इस चीज के लिए दबाव बनाता है कि जी हमें डेली 10 घंटे की शिफ्ट कर दो ताकि हमें 2 घंटे का डेली ओवर टाइम मिल जाए तो हमारी आमदनी में काफी इजाफा हो जाए। वी हैव टू बेसिकली बैलेंस बिटवीन द हेल्थ ऑफ द वर्कर, कि ओवर टाइम इतना ना कराएं कि उसके स्वास्थ्य के ऊपर वो भारी पड़ने लग जाए, एंड एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो इंश्योर कि फ्लेक्सिबिलिटीज भी रहें। बिल्कुल रिजिड होके दोनों के लिए परेशानी रहेगी। तो वी थिंक No, this is not the question of just health and why is that we are in the April. 1st May is coming. Internationally, what does it mean? 8 hours work, 8 hours rest, 8 hours recreation. 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन, या 16 घंटे से या उसके ऊपर से ही फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। बिजली पहली बार आ गई, बिजली के खिलाफ वर्कर लड़ते रहते थे क्योंकि ये बिजली आ गया, अभी तो दिन रात काम करना पड़ता है। ये 8 घंटा क्यों आ गया? या 8 घंटा इन अ डे 1/3 ऑफ द टाइम इज फॉर वर्क। वर्कर तो काम करना चाहते हैं क्योंकि वो जीना चाहते हैं, कुछ फैमिली नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं वर्कर ज्यादा काम करना चाहते हैं ताकि ज्यादा उनको मुनाफा हो सके। मैडम, इवन मिनिमम विदाउट गिविंग मिनिमम वेजेस पीपल आर फोर्स्ड टू वर्क। किताबों में है। That is true. Yes, they are forced to work. Why are you working? So even court has said you cannot ask them. You are working for 100 rupees when you are supposed to be given 200 rupees. Why is he working? Because of his starvation. भूख लगता है, कुछ काम करना है, कुछ खाना है, इसलिए काम करना। जी, मैं अलग साहब को भी अपनी चर्चा में शामिल करना चाहती हूँ। अलग साहब, ये सारी चर्चाएं इसलिए हो रही हैं कि कंट्री को चाहिए ग्रोथ और विकास, और हर इंसान विकास में अपनी भागीदारी देखता है, अपने लिए कुछ फायदा और अपने लिए कुछ अच्छा सोचता है। क्या हम उस दिशा में इस तरह के कदमों से आगे बढ़ पाएंगे? आप और जो पैनलिस्ट हैं सभी ने, आपने भी सही कहा कि समय के साथ लेबर लॉज में भी बहुत पहले हमारे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बनी थी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट भी उसी समय इंडिपेंडेंस के बाद बनी थी। बदलाव होना चाहिए। इतने दिनों से चर्चा है, सरकार बदलाव के लिए सोच रही है। मत सोचिए कि बदलाव नहीं हो रहा है, बहुत से मेथड से बदलाव हो रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो रहे हैं। जो लॉ में चीज़ें हैं
ऐसा नहीं है कि इतनी रिजिडिटी है, प्रैक्टिकल रिजिडिटी नहीं है, प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है। नहीं तो इतने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अब हो गए हैं 60%, कहाँ से आए हैं? 69% हो गए हैं, कहाँ से आए हैं? तो इसलिए कि जाके प्रैक्टिकल जो है वो होते हैं। तो जिस भारत में जो वर्किंग कंडीशंस वन ऑफ दी वर्स्ट है दुनिया में, डेवलप्ड कंट्री से तो हम तुलना नहीं कर सकते हैं, चाइना से तुलना नहीं कर सकते हैं। विडम्बना है कि चाइना का वेजेस यहाँ के रियल वेजेस से करीब करीब दूना ज़्यादा है, लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि वेज से खाली नहीं होता है, लेबर लॉस से नहीं होता है। ऐसे भी मैं आपको बता दूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें जो वर्ल्ड बैंक कराता है, लेबर लॉ का स्थान जो एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव है कि कौन से बाधक हैं उत्पादकता में, उन लेबर लॉ का स्थान सिंह साहब बताएंगे नीचे है, ज्यादा है, आखिर से जस्ट ऊपर। हाँ। तो उसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी, रेट टेपिज्म, वो सब चीजें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होना चाहिए। ये जो बदलाव हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इतना इनसिग्निफिकेंट है, इतनी जरूरत ये शॉर्टकट है कि चलो भाई। और आपने शुरू में कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट चैलेंज जो अभी हम लोगों ने ISD रिपोर्ट निकाली है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2016, उसमें काफ़ी एनालिसिस की गई है। हर साल करीब 10 मिलियन वर्कर्स लेबर फोर्स में आ रहे हैं। हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ते जा रहा है, बोथ एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, सेमी एजुकेटेड। ऐसी हालत में अच्छा वर्कर को तो जैसे एक प्रपोजल है, पता नहीं उसका क्या हुआ, डॉक्टर जातिया बताएंगे कि फिनांस मिनिस्ट्री सोच रही थी कि प्रोविडेंट फंड को भी वर्कर को ऑप्शनल कर दिया जाए। अब शॉर्ट रन में बेचारा वर्कर क्या सोचेगा, वो प्रोविडेंट फंड नहीं कटवाएगा क्योंकि जाके इमीडिएट नीड्स उसकी ज़्यादा होती है। तो हम लोग उनको मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सुधार किस कीमत पे हो रहा है, और नहीं देखिए ऐसा है कि जैसा ये सिंह साहब साहब ने कहा कि दोनों के बीच बिचाव हो रही है, ये छोटी चीज़ है। बड़ी चीज़ें जो बाधक हैं लेबर लॉज पे होंगी और स्टेट कर रहे हैं। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में डॉक्टर जातिया बताएंगे 100 से 300 कर दिया है। जो रिट्रेंचमेंट के लिए तो सब चीजें गुजरात में किया है, शायद मध्य प्रदेश में भी किया है। ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें इतनी छोटी हैं और हम समझते हैं कि देश के एम्प्लॉयमेंट वही सब चीजें देखते हुए शायद इस पर पूरा अच्छी तरह विवाद हो, अपने लेबर फोर्स को देखें, वर्कर की हालत देखें, इंडस्ट्री से, ट्रेड यूनियन से, सभी से बात करके हो। इसका मतलब है नहीं कि नहीं होना चाहिए। सब लोग ये मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, इससे बड़े बड़े चीजें अभी बहस के लिए आनी हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में हम और भी बहस करेंगे। लेकिन इस तरह के छोटे छोटे बदलाव से क्या फिर देश के विकास में, राष्ट्र के निर्माण में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है कि नहीं? एक इम्पोर्टेंट स्टेप ले रही है कि जितने लेबर लॉज हैं, हमारे लेबर लॉज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। 50 करीब 44 है सेंट्रल लॉज, 150 है स्टेट लॉज। इतने कंफ्यूजन है, कम्प्लेक्सिटीज है। अभी सरकार ने एक शुरुआत की है कि सबको 4 पार्ट में उन लेबर लॉज को बांट के, वेज, सोशल सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस, आप लोग ये कह रहे हैं कि इसको और सिंपल बनाना चाहिए। ये 150 और प्लस 44 तो करीब करीब 200 के करीब लॉ होने जा रहे हैं। अगर इसमें वाइड डिस्कशन हो, सब सहमति कभी नहीं होती है, लेकिन कंसेंसस इमर्ज करे तब हो। वो कंसेंसस कैसे बनेगा, इस पर हम बहस करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बात करेंगे कि सरकार अपनी तरफ से पहल कर रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट को लग रहा है कि थोड़ी ही सही लेकिन कुछ तो आगे बढ़ रही है सरकार, लेकिन श्रमिक संगठनों को ये लग रहा है कि इससे तो श्रमिकों का कुछ भला होने वाला नहीं है, केवल ये मालिकों के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है इस तरह का जो भी पहल की जा रही है। बहरहाल क्या वाकई कानून में बदलाव की ज़रूरत है, और बदलाव हो तो किस रूप में हो, कितने बड़े पैमाने पर हो? एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे।
हमने रोज़गार की स्थिति पर बात की और हमने रोज़गार के लिए और श्रमिकों के लिए बने कानूनों पर बात की। आपने बताया कि देश में 150 कानून स्टेट्स 150 जो लॉज हैं श्रमिकों से संबंधित वो स्टेट्स के बनाए हुए हैं और तकरीबन 44 लॉज जो हैं वो सेंटर के बनाए हुए हैं, उसको भी सरल करने की ज़रूरत है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जिसका जिक्र आप कर रहे थे, पहले मैं हरभजन जी से उस सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ। जटिया साहब अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि पहले हम मैकेनिकल दौर में थे, फिर इलेक्ट्रिकल दौर में गए और अब हम डिजिटल दौर में पहुंच गए हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है वैसे वैसे हमारी इंडस्ट्री में और ज़्यादा सुधार आने की संभावना थी। और जब टेक्नोलॉजी का सपोर्ट इंसान को मिल रहा है तो उसका जीवन और आसान होना चाहिए था, उसको काम के घंटे कम होने चाहिए थे और उस टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स दोनों को मिक्स करके ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए थी कि कम काम करते हुए भी लोग अपना जीवन स्तर आगे बढ़ा सके और अच्छा कर सके और एम्प्लॉयमेंट भी बना रहे जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह से। क्या ये संभव नहीं था? वैसे ही ओवर टाइम बढ़ाने की ज़रूरत ही क्या थी? वैसे ही हो रहा है। हाँ। मेरे ख्याल से ये बदलाव जो है ये वर्तमान परिस्थिति में जो रियलिटी में नीचे है उसको केवल एक रेगुलेट कर दिया जा रहा है। इसके चलते निचले स्तर पर कोई बहुत भारी परिवर्तन देखने को नहीं आएगा। दूसरी जो मैं बात आपको कहना चाहता हूँ मैडम कि तकनीकी विकास जो है ये जब भी होगा तो देयर इज़ ऑलवेज ए क्वांटम लीप विच टेक्स प्लेस। अगर आप 2 दशक पीछे जाएं तो हम लोग वो कन्वेंशनल टेलीफोन्स के ऊपर आश्रित थे और वो हैंडल से उठा करके डायल करके फ़ोन किया करते थे और एक टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए या तो सांसद महोदय के पास जाना पड़ता था कि उनके पास स्कीम होती थी, कोटा होता था, या फिर तत्काल स्कीम और बरसों लाइन लगानी पड़ती थी। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही है जिसने पहले मोबाइल को घर घर पहुंचाया, एक आम आदमी तक पहुंचाया और उसका भी लेवल अप हो गया है। अब आज ये दिन आ गया है कि हम फोन से अपनी बैंकिंग कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन का वो स्तर हो गया है कि अपने टैक्सेस भर रहे हैं। तो ये सारी चीजों ने सुविधा ही प्रदान की है समाज को भी, और इन उत्पादों को बनाने में जो वातावरण की सृजना अंदर में हुई है वो पुराने दौर में जिस तरह का माहौल होता था कारखानों में उससे बहुत अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया है उद्योग ने। आप लोग क्यों इतिहास के पहलू को पकड़े बैठे हुए हैं? आप लोग क्यों नहीं अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं वक्त के साथ और आधुनिकता के साथ? क्यों नहीं अपने श्रमिक संगठन जोड़ रहे हैं अपने आप को? Everybody has to change and that change is happening also. But change for what and for whom? ये किसके लिए बदलाव, किसके लिए है, क्यों है? फैक्ट्री एक्ट में अभी हम ये फैक्ट्री एक्ट अमेंडमेंट के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। क्या सरकार ने क्या किया है? अभी तक बिजली के साथ उत्पादन होने वाले फैक्ट्री में 10 लोग हैं तो उनको फैक्ट्री एक्ट वहां लागू होता है। क्या बदलाव करते हैं? इतना टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया। 10 लोग काम करने वाले फैक्ट्री 1950 में है तो आज 2 लोग काम करने में यह पूरा उत्पादन हो जाएगा। सरकार ने क्या किया? 10 को बदलाव करके 20 कर दिया। 20 करने में क्या होता है? ये देश के पूरा मजदूरों में मेजॉरिटी मजदूरों फैक्ट्री एक्ट के बाहर जा रहे हैं। क्या बदलाव वर्कर का सेफ्टी के लिए है या बदलाव वर्कर के खिलाफ है? ये केंद्र सरकार ने किया है या स्टेट गवर्नमेंट? केंद्र सरकार का प्रपोजल है एंड इन दैट बिल द फर्स्ट प्रपोजल वाज इफ द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू चेंज दे कैन मेक द चेंज बट देयर वाज अ कंडीशन इट शुड नॉट बी मोर देन 20 एंड इफ इट इज नॉट विद प्रोडक्शन बिजली के साथ नहीं तो ये पूरा 40 एंड सो दिस फ्रॉम द वेरी एंगल the threshold limit itself shows that the idea of the government is not to help the workers but against the interest of the workers. That one clause is enough to prove that the total attitude of the government is against the workers and take away majority of the workers out of purview of the Factory Act, which is connected with वो वही क्लॉज है जिसके बारे में आप बता रहे हैं। Yeah, that was the very clause. The threshold limit that changed from 10 to 20 and 20 to 40, that was the proposal. And even a standing committee of labor of the parliament unanimously सब पॉलिटिकल पार्टी के नेता आ गए। बीजेपी का रूलिंग पार्टी का एमपी था, उनका चेयरमैन अभी भी वो है। बदलाव हो गया, बदलाव में इसका भी बदलाव इसके अंदर है, वो अलग बात है।
चेयरमैन को चेयरमैन बदल गया क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्ट, यूनानिमस रिपोर्ट दिया था इसके खिलाफ। ये पूरा बेसिक अमेंडमेंट, ये थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज ना होना चाहिए। Why was it? Because any change. Because I was also a factory man. I entered a factory in 1963. At that time and the present, big changes. It was also an automobile factory. At that time, we have to pull the vehicle on the belt. Now it is automatic. Now painting is automatic. Everything is there. There were 14,000 workers in that factory. I came out of the factory long time. There were only 4,000 workers. Production has increased. The productivity and the other things, changes are happening. कुछ राज्य सरकारें तो यहाँ तक रिट्रेंचमेंट पॉलिसी में भी इतने बड़े बड़े बदलाव कर रही हैं कि उससे उनकी जिम्मेदारी, मालिकों की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। एक ही सेंटेंस पूछना चाहता हूँ, ये राज्य सरकारों ने क्या क्या बदलाव किया? ये बदलाव होने के बाद 2 साल हो गया। इस 2 साल में उस राज्य में क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, क्या इंडस्ट्री बढ़ा है? And so, as he said, this is only last but one of the issue for industrial development, ease of doing business. There are many other aspects. बहुत कुछ है इसमें। ये वर्कर लॉ अमेंडमेंट, लेबर लॉ अमेंडमेंट अगेंस्ट द वर्कर्स इंटरेस्ट क्यों श्रमिक संगठनों को लग रहा है ये अपनी तरफ से दलील दे रहे हैं? आप क्या इससे सहमत हैं कि द पेस ऑफ चेंज इज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन? परिवर्तन जो हो रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे जीवन जीने के तरीकों में हो, दैट इज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। फ्रॉम 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, दैट इज द क्वांटम जंप ऑफ चेंज। एंड द डिग्री ऑफ एडेप्टेबिलिटी is in arithmetic progression, 1 to 2, 2 to 3. So there is a gap between the degree of adaptability and the changes which are happening. But the final word is, change is the only thing which is unchangeable. Whether we accept it collectively, collaboratively, opposing it, supporting it, nevertheless it will happen. परिवर्तन अनिवार्य है। बात तो ये सोचना होगी कि हम मजदूर हित की बात करें, मजदूर हित हमारे लिए सबसे पहला है, किंतु जब उद्योग रहेगा तो मजदूर रहेगा। उद्योग को जिंदा रखने के लिए भी हमें सोचना होगा और हमको इस बीच में से ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिसमें कि मजदूर के हितों को संरक्षण करने का पूरा काम हो सके और उद्योग भी ठीक प्रकार से सर्वाइव हो जाए। लेकिन अभी तो ग्रोथ रेट 7-8% पे जा रही है और बताया जा रहा है कि वो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। वो उसके पूरे आंकड़े उन्होंने दे ही दिए हैं। तो विकास तो हो रहा है, सरकार तो दावे कर रही है कि हम विकास के पायदान पे बहुत आगे और तेजी से चल रहे हैं। हर साल हमें 1 करोड़ रोजगारों का सृजन करना होता है। इसके लिए वादा तो 2 करोड़ का था, अब आप 1 करोड़ पे आ गए। नहीं, सृजन करना होता है, सृजन करना होता है, जरूरत है। जरूरत कब पूरी होगी? कि जब हम इतने एवेन्यूज खोलेंगे। अब यदि एवेन्यूज नहीं खोलेंगे तो उन लोगों को हम लगाएंगे कहां पर? मैं तो इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि ये केवल एक तरफा बात नहीं चलने वाली है। मजदूर का भला हो ये सबसे पहले जरूरी है, किंतु इसके साथ साथ उद्योग को जिंदा रहना है देश हित में। रोजगार के लिए जरूरी है कि एवेन्यूज क्रिएट किए जाएं और एवेन्यूज के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। मैं फिर से वही सवाल दोहरा रही हूँ। मैंने कहा पहले भी कि रोजगार सृजन करना तो जरूरी है ही। जातीय साहब ने सही कहा, 1 करोड़ हम लोगों ने भी जो आंकड़े आपको रिपोर्ट में दिए हैं, ये स्टेप जो अभी फैक्ट्री जेट का है। लेकिन मिस्टर सिंह ने भी जो बातें कही, काफ़ी फास्ट टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, उस पेस से हम नहीं बढ़ रहे हैं। अब मैं संक्षेप में ही कहूँगा कि जो चेंज होना चाहिए, इंडस्ट्री को फ्लेक्सिबिलिटी जरूर चाहिए, लेकिन वर्कर की भी इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ये कहना आसान है, इसे बैलेंस करना बहुत कठिन काम है। अब क्यों नहीं सिक्योरिटी उसको बढ़ाने के लिए, अगर कोई फैक्ट्री सीजनल है, 8 महीने भी काम 8 महीने के लिए या 5 महीने के लिए उसे काम मिलता है, उसके बाद वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, उसको आप रेगुलर वर्कर का वेज क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सब जो मारुति वगैरह में जो घटनाएं हुई है, उन्हीं के चलते हुई है। और सिंह साहब जवाब देंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। हमारी स्टडी में ही आप जो पढ़ी है उसमें देखेंगी कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का वेज आधा है रेगुलर वर्कर के, तो कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए इंडस्ट्री उसको करती है, खाली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं करती। नहीं, एक और सवाल मैं जानना चाहती हूँ अलग साहब, वो ये कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं
जैसे टेडी बियर बनाने की इंडस्ट्री मान लीजिए, उसको 6 महीने का कोई एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो वो 6 महीने के लिए लेबरर्स को रखती है और उसके हिसाब से उसको तनख्वाह देती है और इसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि हमें इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती रहे, मगर 6 महीने के बाद वो वर्कर क्या काम करेगा, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी, उसका जीवन यापन कैसे होगा, ये कौन तय करेगा? ये बहुत वाइडर क्वेश्चन है। और ये जो ये सोशल सिक्योरिटी से अभी जो बात मैंने कही कि गवर्नमेंट 4 पार्ट में कोड को कर रही है, उसमें एक सोशल सिक्योरिटी भी है। क्यों नहीं, जब वर्कर जैसे यूरोप में है वर्कर अनएम्प्लॉयड, हम नहीं जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अगर चाइना में बहुत आम बात है कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, हम 3 साल के लिए देंगे 5 साल, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी है कि अगर होता है उसके बाद उस पीरियड में, अच्छा बाय द वे एक बता रहे हैं कि कितना भी आप करें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फ्यूचर में देना बहुत मुश्किल काम होगा। क्यों, क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के चलते स्किल रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल बदल जा रही हैं। आप ये संकेत दे रहे हैं कि अब सरकारी नौकरियां और ख़त्म होने जा रही हैं, परमानेंट रोजगार तो वैसे ही बहुत कम है, लेकिन जो है भी वो सरकारी नहीं, वो मैं सरकारी यही तो है विडम्बना कि सरकार में लोग बैठे हुए सरकारी सेवक को परमानेंट जॉब मिलता है, और वहाँ भी तो हो गया है अब कॉन्ट्रैक्ट जॉब काफ़ी कुछ लोग लिए हुए हैं, और दूसरे को मजदूर को आप वंचित करेंगे तो यही मुश्किल होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सब जगह यही अब टेंडेंसी हो रही है। अभी एक इकोनॉमिस्ट का इशू आया है जो कहा है कि ये सब स्किल वगैरह बहुत फ्यूचर में माने नहीं रखता है, जो सबसे गुड एजुकेशन माने रखता है इंडस्ट्री में जाने के लिए। अब क्या, अभी जो जर्मनी वगैरह में, यूरोप में जो इंडस्ट्री बनी हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो कैपिटल इंटेंसिव है, नॉलेज इंटेंसिव है। वो जमाना गया कि जाके मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते थे तो इस हिसाब से आप करें, और फ्लेक्सिबिलिटी इंडस्ट्री को चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अगर वर्कर अनएम्प्लॉयड हो, उनका जॉब जाता है तो सेवरल फोल्ड उनको कंपनसेशन दीजिए। और हो सकता है कि इंडस्ट्री, छोटे इंडस्ट्री, बस एक बात खत्म हो जाए, छोटे इंडस्ट्री सक्षम नहीं हो, सरकार उनकी मदद करे। ये जवाबदेही सरकार और इंडस्ट्री दोनों की हो कि वर्कर की सिक्योरिटी बढ़े। जी, मैं कुछ यहाँ पर नौजवान लोग हैं, उनसे भी सवाल लेना चाहती हूँ। जी सर, मेरा सर अशोक सर आपसे सवाल है कि जो आपने बताया था कि 47 करोड़ मजदूर हैं हमारे देश में, तो उनमें से 15 करोड़ कृषि मजदूर हैं, तो उनके लिए अब तक क्या किया गया? क्योंकि वे भी तो 40 रुपये प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं, और जो मजदूर का नाम आते ही क्या आता है, कंस्ट्रक्शन और जो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो कृषि मजदूर के लिए क्या अलग कैटेगरी है, या उनकी पीड़ा पर किसी ने आज तक देखा ही नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 45 करोड़ में मुश्किल से 4-5% ऑर्गेनाइज सेक्टर है, बाकी 97%, 95% असंगठित क्षेत्र में है। किसान मजदूर हों चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 10-12 करोड़ हैं, खेतिहर मजदूर हैं, जो कि निर्माण करता है, उसकी अनदेखी की जा रही है। मैं सहमत, तुम्हारे भाई ने क्वेश्चन किया, उसके लिए सरकार के पास कुछ नहीं है कि जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो सड़कें बना रहे हैं, जो मकान बना रहे हैं, आप देखिए ना, जितने राजमार्ग बन रहे हैं, जितने सड़कें बन रही हैं, नंगे घूम रहे हैं बच्चे, उनके लड़के सड़क पे घूम रहे हैं। देयर इज नो एजुकेशन, देयर इज नो हेल्थ सिक्योरिटी, देयर इज नो लाइफ सिक्योरिटी आल्सो। और शाम को कॉन्ट्रैक्टर उनको ले जाके कमरे में जैसे जानवरों की तरह बंद कर देता है। व्हाट दे आर गेटिंग, दे आर नॉट गेटिंग मिनिमम वेजेस आल्सो, नो सोशल सिक्योरिटी, नो एजुकेशन, नो फैसिलिटीज। ये होना चाहिए, सरकार को सोचने की बात है कि एक बड़ा पैमाना जो है, बड़ा क्षेत्र जो है 47 करोड़ में, वो 96%, 95% असंगठित है, जहाँ पे कुछ है ही नहीं है। भाई ने एक सवाल पूछा एग्रीकल्चर वर्कर के बारे में, ये पूरा कानून के बारे में इतना डिस्कशन हो रहा है। ये खेत मजदूरों के लिए एक मसौदा लाया था, वो आपको याद होगा, आपको याद होगा, मैडम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर था उस समय। उसके बाद कितने साल हो गया, 30 साल के ऊपर हो गया। वो उस समय एक कानून इसके लिए, उनका सोशल सिक्योरिटी के लिए, एन इंटीग्रेटेड लॉ फॉर द एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन द कंट्री। आज स्थिति ऐसा है, वो बिल लाने के बाद आज तक उनका डिस्कशन नहीं हुआ। कौन कौन उसका स्टैंडिंग कमिटी में थे, ये पूरा मर गए, प्राइम मिनिस्टर भी मर गए, लेबर मिनिस्टर भी मर गए, पूरा हो गया। अभी बिल वो रिकॉर्ड में है तो मुझे पता नहीं है, मैं पार्लियामेंट और असेंबली नहीं चले अभी तक, नहीं। लेकिन ये हुआ था।
डिस्कशन ये मजदूरों के खिलाफ सोच है तो इसके ऊपर कुछ सोच था पहले। आजकल तो मजदूरों के बारे में कुछ नहीं होता है। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, ये भी हुआ था, एक मसौदा लाया था पहले, लेकिन वो मसौदा सब भूल गए जी। वही है। See, there are two hemispheres in the world, northern hemisphere and southern hemisphere. Now we are in the northern hemisphere. ठीक है? Southern hemisphere has 80% of the world's resources with 20% of population. We in the northern hemisphere, we have 20% of the resources with 80% of the world population. We cannot replicate what is going on over there, whether it is in terms of social security schemes or in terms of even law. We will have to customize and see what is our need, which befits. मैं ये कह रहा हूँ, केवल भाषण करने से बात नहीं होने वाली, वो हमें नहीं हो सकता है। लेकिन the international market and the product here, all the automobile, how many percentage of the automobile production in the country is being exported? It is going to that sphere, that hemisphere. They are the people who are purchasing. Yes. Why is that all those MNCs have come here? From Japan, from South Korea, from America, from various countries, they are coming here and producing. And what for? नहीं, मैं अगला सवाल लेती हूँ। अगला सवाल। सस्ता है, मार्केट बड़ी है। सस्ता है, मार्केट बड़ी है। मेरा प्रश्न आपसे है, अशोक सर से। सर, आपने अभी कहा था कि यहाँ का लेबर फ्री है, तो विदेशी कंपनी जब यहाँ इन्वेस्ट करती है तो उन यहाँ के वेतन में और वहाँ के वेतन में बहुत फ़र्क है। जैसे एससीएल, उदाहरण के लिए एससीएल ले लीजिए और डेल ले लीजिए, वहाँ पे जो लेबर है $200-300 में यहाँ के लोग खटा देते हैं, विदेशी जो कंपनी के लोग हैं, और वहाँ उन्हीं अपने वर्कर को सेम काम के लिए $1500 देते हैं। तो इतना वेतन में फ़र्क क्यों है? वही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ। वही काम ये कह रहे हैं कि आप फ्री नहीं है, सस्ता। आपके लोग जाके, एक मिनट जेठिया तो सुनिए, तो आप लोग जाकर बाहर जाके कह देते आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, बहुत सस्ता लेबर है, सुन लीजिए पहले, इन्वेस्ट करिए। दे आर कमिंग फॉर द बिजनेस टू मेक द प्रॉफिट, नॉट फॉर द चैरिटी। वहां पे जो विदेशी वहां अपने यहाँ क्यों आते जानते हैं? सही कहा, जो काम वहां पे $200 प्रतिदिन देने में होता है, यहाँ पे $200 हर एक महीने में देने पे होता है, कुल मिला आता है वो। ठीक है ना, अब मैं बोल सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर सस्ते दामों पर काम हो जाता है, काम की हमको ज़रूरत है। भूखे मरने से जो लोग मर रहे हैं उनको एक नई शुरुआत करने सुनिए, और उसमें से ये बात निकल करके आई है कि आज भी देश में रोजगारी की समस्या है, और रोजगार करने के लिए आप मान रहे हैं रोजगार की समस्या है। उस लड़की का यही सवाल था कि वही एमएनसी अपने यहाँ लोगों को ज्यादा सैलरी देती है, हमारे यहाँ कम देती है। आप कह रहे हैं ये रोजगार, आप कह रहे हैं कि इससे रोजगार का मसला रिजॉल्व होगा। मैं ये पूछती हूँ, अगर ये मसला रिजॉल्व होता है तो 2015-16 में सरकार ने इतने अच्छे विकास करके सिर्फ 1 लाख रोजगार क्यों पैदा किए? अलग जी को सुनिए। मैं समझता हूँ कि ये सवाल जो उसका है कि वहाँ जो देते हैं, अगर वो वेज देना शुरू कर, क्यों आएंगे यहाँ पर? आने की जरूरत नहीं। लेकिन इसका मतलब सिंह साहब, जैसे चाइना में अपने यहाँ जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, कई गुना ज्यादा चाइना में हुआ। एक बार इन्वेस्टमेंट बढ़ा, एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्री में आए, वेजेस बढ़ा। इसका मतलब नहीं है कि अमेरिका में जो मिल रहा है सुने में, लेकिन वेजेस कम है। लेकिन बाय द वे अभी भी आप जाके देख लीजिए कि एमएनसी में जो जितनी मजदूरी मिलती है, अपनी देसी कंपनी से एवरेज ज़्यादा मिलती है। लेकिन उनके पास अभी भी वो अब क्या कर रहे हैं कि वियतनाम का मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ हम लोगों से वेजेस कम है, बांग्लादेश से कम है। तो हमको स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन करने की जरूरत है। उनको खुली छूट नहीं देंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि वो अपने यहाँ इतना दे रहे हैं। अगले सवाल बड़ी मार्केट है इंडिया में, हिंदुस्तान बहुत बड़ी मार्केट इसलिए आ रहे हैं। वर्कर्स डिमांड करते हैं कि उन्हें ओवरटाइम करने दिया जाए, क्योंकि कई बार करते हैं, क्योंकि उन्हें ओवरटाइम के लिए पैसे मिलेंगे। तो सर ये उनकी मजबूरी को दिखाता है कि जो 8 घंटे के लिए पैसे मिल रहे हैं उन्हें, वो सफिशिएंट नहीं होता है। ये उनकी मजबूरी होती है। और अगर हम आज के दौर में देखें तो सरप्लस वैल्यू, कंपनी का फायदा और मजदूर की जो पगार है, उसका अंतर बहुत बढ़ता जा रहा है। आज से पहले हम बात करते थे आमदनी 98, खर्चा रुपया, लेकिन आज खर्चा 100 रुपये हो गया है और आमदनी सिर्फ
5 रुपए ही है। तो ये अंतर सर बढ़ता क्यों जा रहा है? अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया कर रहे हैं आप लोग, और सर इसके लिए क्या कमेंट? हरभजन जी जवाब। कई बार वो मजबूरी में करना चाहता है, कई बार लालच में करना चाहता है। वो लालच नहीं होता, लालच भी होता है अशोक जी, लालच नहीं होती। कई बार अरे मेहनत करता है तो पैसा देते हैं, मेहनत करता है, वो बोलता है उसको ओवर टाइम मत दो, मुझे ओवर टाइम भिक्षा थोड़ी देते हैं। क्योंकि मैं देखिए ऐसा है, मैं एयर कंडीशन रूम की पैदाइश नहीं हूँ, ब्लास्ट फार्नेस के मजदूर से मैंने नौकरी शुरू की टाटा कंपनी में, और आपकी तरफ 15 साल में टाटा वर्कर्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट रहा, 50,000 लोगों का नेतृत्व किया। तो मैंने ये सारी सीढ़ियां चढ़ के यहाँ तक पहुंचा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो $1500 की आप बात कर रही हैं, अगर वहां पर तनख्वाह $1500 है तो वहां पर खर्चे भी उसी अनुपात में है। यहां अगर 10 रुपए किलो आलू मिल जाता है तो वहां पर $100 में 1 किलो आलू भी मिलता है। सर लगता है आप बाजार नहीं जाते, आप बाजार नहीं जाते। बिकॉज हियर इन इंडिया हमारे खर्च तो बहुत कम है, लेकिन ये आने वाले मल्टीनेशनल कंपनी है ना, उनका फर्क कितना डॉलर है? $100 से $1, 1:100। नहीं, एक जिम्मेदारी क्यों? एक जिम्मेदारी सरकार की भी है। अगर आमदनी 98 और खर्चा ₹100 हो रहा है तो उसको उस डिसबैलेंस को भी बैलेंस करने की जिम्मेदारी सरकार की है ना। महंगाई कम करे, जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने के लिए कदम उठाए। अगर कंपनियों को कोई घाटा हो रहा है तो उसको और दूसरे तरीकों से उसको हेल्प करने की कोशिश करे। मजदूरों के और बेरोजगारों के ऊपर डंडे चलाने की क्या जरूरत है? देखिए, हमारी मुश्किल यही है कि हम एक तरफा सोच करके उसको अंतिम बात मान लेते हैं। न किसी की मजबूरी है, न किसी की मजदूरी है। हमारे लिए ज़रूरी है वो काम हमको करना पड़ते हैं। एक दिन में देश नहीं बन रहा है, हजारों वर्ष लग जाते हैं। जब लोग शिद्दत के साथ काम करते हैं तब देश का निर्माण होता है। आज़ादी के बाद हमारी निर्भरता दूसरे लोगों पर रही। जब देश में आज़ादी आई तो लोगों को यही सिखाया गया कि हमें अपने दायित्व के बजाय, हमारी जिम्मेदारियों के बजाय अधिकारों के बारे में ज़्यादा संघर्ष करना है। निश्चित रूप से सारी बातों को साथ लेकर के चलना ही देश चलाने की बात है। हम भी मजदूर क्षेत्र में रहे और मैंने खेती और मजदूर के नाते से काम किया है। चारा ने उस 25 पैसे में एक दिन काम करने के लिए हमको मिलते थे। अधिकारों की वकालत करते हुए सर आप यहाँ तक पहुंचे है ना। और आज नहीं भूल नहीं गए, आज भी हमें याद है, और हमको इसलिए याद है कि हम उस जिंदगी को जीते हुए आज यहाँ तक पहुंचे। उनकी लड़ाई को आपको याद रखते हैं। नहीं ठीक, अब सुनिए, देखिए कारण क्या है कि सरकार पर सारी जिम्मेदारी डाल देना ये सबसे आसान काम है, किंतु सारे समाज की जिम्मेदारी को किस तरह से चला के रखने के लिए जागरूकता पैदा करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है जी। और यदि सरकारें तो हम ही बनाते रहते हुए भी अगर आप यही बात कहते हैं तब हम मानते हैं। सरकारें तो मैंने बोला, मैंने पार्लियामेंट के भाषण में यही बोला। आखिरी सवाल, हम सब जिम्मेदार हैं। जैसा सर आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि जितने भी लेबर लॉ बनाए गए हैं, कानून, वो सभी अंग्रेजों के अंग्रेजों ने बनाए थे 19वीं शताब्दी में, लेकिन उसके बावजूद वो असफल हो चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार ने उस नियम और कानून को क्यों बनाया? अगर बनाया भी तो उसमें क्या सुधार किए? मैं बस इतना ही आपसे जानना। और भी कोई सवाल पूछना चाहता है तो 1-2 सवाल हो सकते हैं। बहुत साधारण सा सवाल है कि लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सरकार आने के बाद रोजगार के अवसर घटे हैं, तो आप इस संशोधन के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ा पाएंगे? अगर बढ़ा पाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है ना, मैंने कहा कि ये रोजगार जो है कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं, और जितने कारोबारों के अवसर बढ़ते जाएंगे उसके लिए सारी अनुकूलता पैदा करने की ज़रूरत है। ये काम कोई एक दिन में होगा ऐसा भी नहीं है, किंतु उसकी दिशा तय करना होती है। टेक्नोलॉजी की रफ्तार को तेज़ी से जो रफ्तार हो रही है उसके साथ हमको चलने के लिए हमारे एजुकेशन के स्टैंडर्ड को भी बढ़ाना होगा, हमारी समझ के स्टैंडर्ड को भी बढ़ाना होगा। और दुनिया तो अपनी रफ्तार से चल रही है। यदि यही कहते रहे। जटिया साहब, वक्त भी अपनी रफ्तार से चल रहा है। मेरे लिए अब इस बहस को खत्म करने का मौका आ गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ आखिरी कि आप लोगों ने बदलाव की पहल की है, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये पास भी हो जाएगा, ये संशोधित बिल जो आप ले आ रहे हैं। इससे आप लोग का ये दावा है कि ये मजदूरों का भला करेगा और विकास में तेजी आएगी। इस विकास की तेजी का ज्यादा फायदा किसे मिलेगा और मजदूरों को आप लोग किस तरह से फायदा देंगे ताकि उनकी हेल्थ, उनकी सोशल सिक्योरिटी और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके? हमने प्रारंभ से जो एक आदर्श लेकर के बात शुरू की थी
उस समय ने उस आदर्श को डिगा दिया है। हमने कहा था कि 1 और 20 के अनुपात में और इनकम होना चाहिए, शुरुआत जब हमने कही थी। ये तो दुनिया इतनी तेज़ी से दौड़ रही है कि हमारी और 1-20 के अनुपात की बात तो आज बिल्कुल सरासर गलत हो गई है। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा कि जो उद्योग के लिए ज़रूरी है, जो मजदूर के लिए ज़रूरी है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी भी है, उसके बाकी की वर्किंग कंडीशंस भी ज़रूरी है, इन सारी बातों को साथ मिला करके सोचने का जो हमारा फोरम है आईएलसी का, उस पर हम निष्कर्ष निकालें और सरकार को इस बात के लिए तैयार करें। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो अब हफ्ते में 35 घंटे काम करने की बहस चल रही है कि काम के घंटे 6 घंटे किए जाए, और दूसरी तरफ हम जो है अपने काम के घंटों को बढ़ाने की प्रयास में हैं। इससे ये जो कॉन्ट्रडिक्शन उभरेगा वो क्या विकास को आगे की तरफ ले जाएगा? मतलब जिस रफ्तार से दुनिया चल रही है उससे क्या हम पीछे जाना चाहते हैं? अगर हम दुनिया के जो बदलाव हो रहे हैं उसको नहीं देख रहे हैं तो? नहीं, दुनिया के साथ हम चलना चाहते हैं, लेकिन वहां पे अगर मजदूर 6 घंटे काम करता है तो उसके बाद रिक्रिएशन की उसकी क्लब है, वो अपनी फिटनेस के लिए जाता है, फिर अपनी फैमिली को भी देखता है, सोशल सिक्योरिटी भी है, हेल्थ सिक्योरिटी भी है। आप यूएसए में चले जाइए, अगर एक गरीब आदमी सड़क पे गिर जाए तो हार्ट के उससे तो एक प्लेन आ जाता है उसको लेने के लिए। यहाँ पे गरीब आदमी सड़क पे मरता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। जी, क्या ये संभव है कि हम अपने यहाँ काम के घंटे को 8 घंटे से घटा के 6 घंटे कभी कर सके, जो दुनिया भर में मांग उठ रही है? मुझे नहीं लगता है कि वो समय आया है कि वो घंटे को कम कर दीजिए। हर वहाँ का आफ्टर ऑल मजदूरी का दर या सारी चीज़ें डेवलपमेंट का क्या स्टेज उस पर होता है, लेकिन जो मिनिमम एक लेवल होता है, जैसे एक मिनिमम वेज है, एक वर्किंग कंडीशंस है, वो कंट्री में जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में क्या है, फैक्ट्री एक्ट में तो वही है, सेफ्टी, सुविधाएं, वर्किंग कंडीशंस की बात, उनको डाइल्यूट मत कीजिए। जो चीज़ें मिली है उनको इम्प्रूव कीजिए। अब वेजेज, किसी लड़के ने कहा कि वेस्टर्न कंट्री, जी आप ये कह रहे हैं कि वेतन भत्ता, उसकी सुविधाएं, उसकी सिक्योरिटी, उसका जीवन स्तर ठीक रहे, ये सब देखते हुए ही बदलाव की गुंजाइश है, उससे पश्चिमी देशों की नकल की जरूरत नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बदलाव हो रहे हैं उसको फॉलो करें तो मजदूरों का भला होगा, या फिर हमें अपने विकास और मजदूरों के बीच में एक सामंजस्य बनाते हुए चलना चाहिए, जिसकी तरफ आप इशारा एक बात खाली कह दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय से मान ली कि आईएलओ है, अब आईएलओ मिनिमम वेज होना चाहिए एक कहता है, लेकिन मिनिमम वेज क्या होना चाहिए वो कंट्री तय करती है। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल क्या है कि जो हमने मिनिमम वेज तय किया है, एग्रीकल्चर में भी किया है या नॉन एग्रीकल्चर में, वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अपने बनाए हुए कानूनों को हम पालन सही से करें, इसकी जरूरत है। See, changes are required. There is no doubt about it. I fully agree with you. Changes are required. Nobody is questioning the necessity of change. बदलाव होना ही चाहिए, लेकिन बदलाव आज की मजदूरों को क्या स्थिति है, इससे आगे लाना चाहते हैं या उनको पीछे लाना चाहते हैं? And in my opinion, the changes of working hours, overtime, this is not going to help the workers. ये वर्कर के लिए नहीं है, और देश के लिए? देश के लिए भी नहीं है। देश और वर्कर कौन है? वर्कर को छोड़ के देश कहाँ है? 90% of the people are workers. जी हरभजन जी, कहा जा रहा है कि ये सारे कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और ग्रोथ बेहतर हो, लेकिन सारा फायदा सिर्फ इंडस्ट्री की नज़र से क्यों हो? कुछ श्रमिकों की नज़र से भी होना चाहिए काम। क्या आपको लगता है इसमें श्रमिकों का ठीक रहेगा, भला रहेगा? देखिए, उद्योग है तो श्रमिक हैं। अगर हम ऐसे वातावरण की सृजना ही नहीं करेंगे कि उद्योग आए और टिक पाए, तो ना उद्योग रहेगा ना श्रमिक रहेगा। फिर हम कभी लोगों को नरेगा में लगाएंगे, कभी जबरदस्ती की स्कीमों में लगाएंगे कि किसी तरह अपने आप को जिंदा रख सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया, रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर, वो 1950 में था। आज 21st century second decade, अभी भी this is going on. Nobody is saying there is no improvement. बल्कि वो अंतर बढ़ता गया, बढ़ता चला गया। This difference is getting, and the latest figure was 56 people's assets is equal to 70% of the Indian population's assets. 85.6 crore people and 56 people. This is the detailed facts and this is what has happened in 70 years. सरकार को ये भी देखना होगा कि विकास जरूरी है, मगर विकास के साथ साथ ह्यूमन विकास भी जरूरी है, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी जरूरी है, और इन दोनों के बीच में जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक इस तरह के असंतोष हमेशा बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त की कमी है, धन्यवाद।